जय हिंद दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, जो पॉइंट चल रहा है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चल रहा है। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि राष्ट्रपति होते क्या है, उनका पद का योग्यता क्या होता है, उनका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद आया कहाँ से। दोस्तों ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का मतलब जैसे वेतन क्या होता है, उनको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या भत्ते दिया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी तक से हमारे देश में कितने राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं आपका और अपना इस चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते हैं हम लोग, जैसे दोस्तों हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति का वेतन। फर्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति का वेतन। अगर दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन की बात किया जाए तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक तनख्वाह दिया जाता है। राष्ट्रपति को कितने रुपए मासिक तनख्वाह दिया जाता है, 5 लाख रुपए मासिक तनख्वाह, और 60 लाख पूरे 1 वर्ष का दिया जाता है। 60 लाख पूरे 1 वर्ष का दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये 2017 के पहले तक ये सिस्टम नहीं था। 2017 के पहले यह सिस्टम नहीं था। 2017 से पहले इनको जो राष्ट्रपति का वेतन मिलता था वो 1.5 लाख रुपए मासिक मिलता था। 1.5 लाख रुपए मासिक मिलता था। लेकिन उस वक्त जैसे जैसे इंडिया में कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे एडवोकेट हो गए, एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, तो उस समय मतलब 2017 में बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो पोस्ट थे उनका पेमेंट 1.5 लाख से भी ऊपर था। यानी राष्ट्रपति के तनख्वाह से भी, वेतन से भी ऊपर था। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का सर्वोच्च प्रधान होता है, प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। इस कारण उसका जो पेमेंट होता है, उसका जो वेतन होना चाहिए वो उन सभी से अधिक होना चाहिए। तो वहीं 2017 में इस 1.5 लाख पेमेंट को हटाकर 5 लाख रुपए कर दिया। यानी वर्तमान में अभी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है और ये 2017 के बाद से हुआ है। और 2017 के पहले तक ये 1.5 लाख रुपए था। और ये कब 1.5 लाख हुआ था, 2008 में। 2008 में जो राष्ट्रपति का वेतन था वो 50,000 हुआ करता था। 2008 में राष्ट्रपति का वेतन कितना होता था दोस्तों, 50,000 रुपए होता था। और 2008 में इसको कन्वर्ट करके 1.5 लाख किया गया और फिर 1.5 लाख 2017 तक से चला। और 2017 के बाद से ही कितना हो गया, 5 लाख। और वर्तमान में भी कितना पेमेंट इनका, 5 लाख होता है। इसके बाद इनका जो वेतन होता है, यानी राष्ट्रपति का जो वेतन है तो वो आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है दोस्तों, आयकर से मुक्त होता है। आयकर से मुक्त होने का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने जीवन पालन के लिए कार्य करता है, उस कार्य के रूप में जो उसको धन की प्राप्ति होती है तो वो आय होता है, वो वेतन होता है। जो वेतन होता है आय होता है। अब उस आय पर जो कर लगता है, आय पर जो टैक्स लगता है वही आयकर कहलाता है। तो राष्ट्रपति को जो वेतन 5 लाख रुपए महीना मिलता है, 60 लाख 1 वर्ष का जो मिलता है, उस पे कोई भी आयकर नहीं लगता। यानी राष्ट्रपति के जो वेतन पे ये आयकर मुक्त होता है, इस पे एक भी पैसा टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा इनको आवास की सुविधा मिलती है, सुरक्षा की सुविधा मिलती है, यात्रा की सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, यातायात की सुविधा मिलती है। क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के सर्वोच्च होते हैं। एक जो देश की जो वैल्यू होती है वो राष्ट्रपति के ही द्वारा मतलब निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति कितना स्ट्रांग है तो वो देश कितना स्ट्रांग है। तो ये सुविधा उनको मिलनी भी चाहिए और ये जाहिर है। तो उनको मतलब आयकर, उनका जो तनख्वाह होता है वो 5 लाख रुपया होता है। और ये 2017 के बाद से 5 लाख उनको मिलना, राष्ट्रपति का मतलब वेतन मिलना चालू हुआ था। इसके अलावा उनका वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उनको आवास की सुविधा मिलती है, सुरक्षा की सुविधा मिलती है, यात्रा की सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, चिकित्सा की सुविधा तथा यातायात की सुविधा मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बेहतरीन छुट्टियां। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, बेहतरीन छुट्टियां। जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, प्रथम नागरिक राष्ट्र के प्रधान तो होते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति एक परिवार वाले भी होते हैं, एक फैमिली मैन भी होते हैं, एक परिवार के भी व्यक्ति होते हैं। तो देश को तो चलाना ही है, क्योंकि देश भी एक प्रकार से परिवार है। इसके अलावा उनको अपने फैमिली को भी, परिवार को भी चलाना है। तो इसलिए उनको मतलब आसानी के लिए, सुविधा के लिए उनको बेहतरीन छुट्टियां भी मिलती हैं। उनको क्या मिलती है दोस्तों, बेहतरीन छुट्टियां। अब ये बेहतरीन छुट्टियां वो कहाँ मनाया जाता है, ऐसे तो बात नहीं है कि आराम से उठे कहीं भी घुस के मतलब छुट्टी मनाने लगे, नहीं। काफी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं। तो ये बेहतरीन छुट्टियां मनाने के लिए इनको 2 छुट्टियां मिलती है। एक मिलती है राष्ट्रपति निलयन हैदराबाद, एक मिलता है राष्ट्रपति निलयन हैदराबाद, और दूसरा होता है रिट्रीट बिल्डिंग शिमला। रिट्रीट बिल्डिंग शिमला, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं अपने छुट्टियां 2 जगह पे मना सकते हैं। कौन कौन जगह है, तो एक हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयन, एक हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयन, और दूसरा मना सकते हैं रिट्रीट बिल्डिंग, किसमें, रिट्रीट बिल्डिंग शिमला में इसको मना सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को जैसे अन्य खर्च भी मिलता है, राष्ट्रपति को क्या मिलता है, अन्य खर्च। और ये खर्च कितना होता है, 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए। अब ये अन्य खर्च कहने का दोस्तों एक प्रकार से अर्थ हुआ कि जैसे अपने स्टाफ पे उनका वेतन मिलता है, इसके अलावा सुरक्षा मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर ही होती है, मतलब मिलता है उनको। लेकिन जैसे अपने मन से, जैसे किसी को कुछ गिफ्ट करना हुआ,
जैसे कोई स्टाफ है, कुछ अच्छा काम किया तो अपने खुशी से उसको कुछ गिफ्ट देना चाहें, या पत्नी है उनकी वाइफ है तो मतलब जैसे कुछ गिफ्ट देना चाहें, तो इसके लिए उनको अन्य खर्च में 2.25 करोड़ रुपए उनको अन्य खर्च में मिलते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कार्यालय के लिए 1 वर्ष के लिए 60,000 रुपए मतलब चयनित किया गया है कि उनको 60,000 रुपए अपने राष्ट्रपति कार्यालय पे भी वे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी का अर्थ पड़ता है जैसे मतलब कोई राष्ट्रपति जैसे महिला है तो उनके पति जीवन साथी होंगे, कोई महिला है तो उनकी कोई पुरुष है तो उनके महिला जीवन साथी होंगे। जैसे अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इनके तो मतलब जैसे पति ये हो गए, काफी दुख की बात है। लेकिन हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इनके जो पति ये जीवन साथी हुए। या उसके बाद हमारे प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी के मतलब जो जीवन साथी थी इनकी पत्नी हुई, तो इनकी पत्नी या पति को 30,000 रुपए की राशि एक सहायता के रूप में मतलब प्रोवाइड किया जाता है। जीवन साथी को भी 30,000 रुपए मिलता है। तो ये राष्ट्रपति के वेतन की बात होती है। इसके अलावा अब राष्ट्रपति का जो रिटायरमेंट होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रपति जैसे अपने पद पे 5 वर्ष तक बना रहता है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि इनका कार्य क्या होता है, कितने वर्ष तक रहते हैं, कब शपथ ग्रहण करते हैं, तो ये तो पिछले वीडियो में जाने थे। उसके बाद ये वेतन का हो गया। अब इनका जैसे रिटायरमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जैसे ऐसी बात नहीं है कि जैसे अब रिटायर हो गया तो भी आप घर जाओ, अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति जो देश के सर्वोच्च हैं, उन्होंने देश को आप समय दिया, देश को संभाला। तो ऐसा तो बात नहीं कि 5 साल के बाद उनका टाइम दिया तो भैया चलो टाटा फिस हो जाओ, बाय बाय हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो रिटायरमेंट के बाद उनको काफी सुविधा मिलती है। रिटायरमेंट के बाद उनको 1.5 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए मासिक, यानी 1 महीने में उनको 1.5 लाख रुपए मासिक पेंशन मिलता है। और ये मतलब वार्षिक 9 लाख रुपए होता है। वार्षिक कितना होता है, 9 लाख। और सबसे मेन पॉइंट होता है कि इनके वेतन में भी जो राष्ट्रपति का वेतन होता है और राष्ट्रपति का जो पेंशन होता है, राष्ट्रपति का वेतन और राष्ट्रपति का पेंशन, इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सके है। चाहे देश पे कुछ मतलब प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी दिक्कत हो, तो इनके वेतन में और पेंशन में कोई कटौती नहीं की जा सकती है इनके। और यही प्रोसेस इनमें भी होता है कि जीवन साथी को रिटायरमेंट के बाद भी कितना मिलता है, 30,000 रुपए की राशि मिलती है। और स्टाफ खर्च के लिए 60,000, इसमें मतलब मिलता था इनको राष्ट्रपति कार्यालय के लिए 60,000 और स्टाफ खर्च हो गया था। अन्य खर्च के लिए 2.25 करोड़ मिलते थे। लेकिन अब इसमें अब तो इनके पास कार्यालय तो रहेगा नहीं, कार्यालय क्योंकि अब राष्ट्रपति के पद से मतलब रिटायर हो गए तो कार्यालय तो नहीं। लेकिन स्टाफ खर्च के लिए फिर भी इनको 60,000 पेंशन के अलावा मिलता है। पेंशन के अलावा 1 वर्ष में 60,000 की सुविधा मिलती है। इसके अलावा लैंडलाइन हो गया, यात्रा हो गया, 8 कमरों का मकान। क्या मिलता है दोस्तों, 8 कमरों का मकान। जब राष्ट्रपति होते हैं तो उनका सदन क्या होता है, राष्ट्रपति भवन, उसमें मतलब ये रहते हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था सारी की जाती है। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद अब ऐसा नहीं है कि आप अपने पैसे से पैसा लीजिए और मतलब घर खरीदे, नहीं। ये गवर्नमेंट के अलावा इनको एक घर प्रोवाइड कराया जाए तो 8 कमरों का होता है, यानी 8 कमरों का एक इनको मकान का मतलब मिलता है। यातायात का सुविधा मिलता है, मोबाइल की सुविधा मिलती है, वैन की मिलती है, ड्राइवर यानी इनको गाड़ी मिलता है, ड्राइवर भी मिलती है। इसके अलावा पेट्रोल का भी जो खर्च होता है वो दिया जाता है। इसके अलावा 5 निजी कर्मचारी, जैसे उसमें जो वर्कर, उसमें तो जब राष्ट्रपति अपने पद पे होते थे तो कई सारे मतलब वर्क करते थे। लेकिन जब रिटायरमेंट होने के बाद भी इनको 5 निजी कर्मचारी दिए जाते हैं, 5 निजी कर्मचारी और एक पर्सनल सेक्रेटरी दिया जाता है कि ताकि मतलब उनके मतलब डेली रूटीन के बारे में मतलब उसको व्यवस्थित कर सकता है, या फिर मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो उनके बारे में कर सकता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति का वेतन तथा रिटायरमेंट, उनको मतलब क्या वेतन मिलता है, सुविधा मिलती है, तो ये उसके बारे में है। इसके जो हम लोग का सेकंड टॉपिक है उनकी सुरक्षा। अब जैसे हम पहले ही बोले थे, अभी बोलते हैं, राष्ट्रपति जो होता है ऐसी तो बात नहीं है कोई 100 ग्राम 150 ग्राम का कोई वस्तु है, या फिर प्लेट में रखा हुआ समोसा है, या मतलब कप में रखा हुआ कॉफी है, कॉफी पी लिए, समोसा खा लिया, राष्ट्रपति खत्म नहीं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। इसके अलावा सर्वोच्च प्रधान भी राष्ट्रपति ही होता है। तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति, यानी तीनों सेना का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो राष्ट्रपति होता है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये सब पिछले वीडियो में हमने मतलब हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। तो इसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी बहुत होती है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी कड़ी होती है। अब ऐसा नहीं कोई चाय पिया, पानी पिया, मोटरसाइकिल से आया, डायरेक्ट राष्ट्रपति से मिल लिया, नहीं। राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी तगड़ी होती है। तो राष्ट्रपति की जो सुरक्षा होती है वो घुड़सवार रेजिमेंट को दिया जाता है। वो किसको दिया जाता है दोस्तों, घुड़सवार रेजिमेंट। अब ये घुड़सवार रेजिमेंट क्या होता है, घुड़सवार रेजिमेंट जो होता है वो हमारे इंडियन आर्मी का सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट में से होता है। सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट में से एक है घुड़सवार रेजिमेंट। ये जैसे क्या हम लोग जैसे देश में कई सारे रेजिमेंट हैं, जैसे कोबरा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, ठीक है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। तो उसमें से ये जो
प्रेसिडेंट मतलब सॉरी घुड़सवार रेजिमेंट, ये ज्यादा मतलब घोड़े पे ही सवार रहते हैं, ठीक है। तो घुड़सवार जो रेजिमेंट होते हैं ये सबसे वरिष्ठ इकाई में से एक है इंडियन आर्मी के, और सबसे पुराने और सबसे वरिष्ठ इकाई में से एक है। ये राष्ट्र इनका जो मतलब मेन होता है वो राष्ट्रपति भवन में ही इनका ऑफिस होता है। जो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में है वहीं पे इनका ऑफिस होता है और वहीं से अपना सारा का सारा कार्यभार ये करते हैं। इनको प्रेसिडेंट गार्ड के भी नाम से जाना जाता है। इसको इनको किसके नाम से जाना जाता है? प्रेसिडेंट गार्ड। प्रेसिडेंट गार्ड मतलब क्या? यानी ये प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए ही होते हैं। जो घुड़सवार रेजिमेंट होते हैं, जो घोड़े पे सवार रहते हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए, उनके सेफ्टी के लिए ही होते हैं। इसीलिए इनको प्रेसिडेंट गार्ड यानी पीबीजी क्या बोला जाता है दोस्तों? पीबीजी, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। ये प्रेसिडेंट गार्ड या पीबीजी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जो पहचान या बिल्ला होता है वो पीबीजी ही होता है। ये पहचान या बिल्ला मतलब जैसे कैसे, जैसे मतलब लोगो हम लोग कहते हैं, जैसे हर व्यक्ति, इंडियन पुलिस का लोगो अलग होता है, इंडियन आर्मी का लोगो अलग होता है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का लोगो अलग होता है, इंडियन रेलवे का लोगो अलग होता है। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति भवन में घुड़सवार रेजिमेंट, जिनको हम लोग प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के नाम से जानते हैं, इनका पहचान या बिल्ला मतलब पीबीजी से होता है, मतलब इसी से इनकी पहचान होती है। अगर इसके गठन के बारे में बात करें तो जो घुड़सवार रेजिमेंट है, जो इंडियन आर्मी का सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है, इसका गठन 1773 में किया गया था। कब किया गया था? 1773 में, यानी लगभग आज से 252 वर्ष पूर्व। अब सोचिए दोस्तों कितना पुराना है। आज से लगभग 252 वर्ष पूर्व 1773 में घुड़सवार रेजिमेंट का स्थापना किया गया था। अब अगर सेफ्टी के बारे में बात करें, राष्ट्रपति की सुरक्षा सेफ्टी के बारे में बात करें तो काफी कड़ी होती है। तो क्या क्या होती है? तो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 176 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। 176 जवान, 176 सोल्जर्स होते हैं, हमेशा तैनात रहते हैं। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है, ये मतलब 176 जवान वाला, जैसे ये मतलब जैसे अभी प्रेजेंट का है, ये जैसे बढ़ता घटता भी रहता है। तो इसमें जैसे आप लोग कहीं देखेंगे तो कभी कभी जैसे 200 जवान भी इनके सेफ्टी में रहते हैं, कभी कभी 150 भी रहते हैं, कभी 176 भी रहते हैं। लेकिन मुख्यतः आप लोग देखेंगे तो अभी प्रेजेंट टाइम में 176 जवान है, ठीक है। अब जैसे कोई बड़ी जगह पे जाना है जहाँ पे बड़ा खतरा है तो जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है। कहीं मतलब नॉर्मल जगह है तो वहाँ पे नॉर्मल ही रहते हैं जवान, ठीक है। लेकिन मुख्यतः अभी मतलब 176 जवान मतलब इनके सेफ्टी में वर्क करते हैं। अब इस 176 जवान में 4 मेन ऑफिसर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 मेन ऑफिसर्स होते हैं, और ये ऑफिसर्स घुड़सवार रेजिमेंट के ही होते हैं। यानी कुल जवान की संख्या कितनी होती है जो राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं? 170, यानी 176। तो दोस्तों सोचिए कि कितना मतलब सेफ्टी हुआ होगा उनके पास, ठीक है। अब ये जवान 176 होते हैं, इसमें 4 मेन ऑफिसर यानी मुख्य ऑफिसर 4 होते हैं, तथा 11 जूनियर ऑफिसर होते हैं। क्या होते हैं? 11 जूनियर ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा 161 जवान, 161 सोल्जर हमेशा तैनात रहते हैं। यानी ये जो सुरक्षा होती है ये 3 प्रोसेस में होता है। फर्स्ट प्रोसेस में मेन 4 ऑफिसर्स होते हैं जो अपने जूनियर ऑफिसर्स को कमांड करते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। और जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं जो अपने से जो नीचे वाले जवान होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, उनको कमांड करते हैं, उनकी संख्या 11 होती है। और जो जवान होते हैं जो हमेशा तैनात रहते हैं, एकदम मरने के लिए भी तैयार रहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 161। यानी लगभग वर्तमान समय में कुल 176 जवान मतलब 176 जो सोल्जर्स हैं प्रेसिडेंट के लिए मतलब सेफ्टी के लिए रहते हैं। ये जो होती है, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट एक बड़ा है तो इनको 25 वाहन मिलते हैं। एक 25 वाहनों का एक बेड़ा मिलता है। अब ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति है तो बड़ा पोस्ट है तो ऐसा नहीं तो साइकिल से जाएंगे या फिर स्कूटर बाइक से जाएंगे, ऐसा तो नहीं है नॉर्मल गाड़ी से जाएंगे, नहीं। इन मतलब वाहन के लिए भी मतलब इनके चलने के लिए भी बहुत एक विशेष वाहन होते हैं जो काफी मजबूत होता है, ठीक है। तो इनको 25 वाहनों का एक बेड़ा मिलता है। इसके अलावा एक बग्घी आप लोग देखे हैं जो पहले के जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश के लिए राजा ही हैं, तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना तो बग्घी पे बैठ के मतलब सवारी करते थे। ये बहुत ही रिस्पेक्ट, अभी भी राजस्थान में जो मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं जो मतलब राजा महाराजा के वंश से मतलब रिलेटेड है तो उनके घर में बग्घी होता है। यानी ये मतलब एक बग्घी भी मिलता है क्योंकि ये राजा होते हैं। अब अगर घुड़सवार रेजिमेंट के मतलब सोल्जर की बात करें तो ये काफी स्मार्ट होता है। जो घुड़सवार रेजिमेंट, अब जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा देनी है तो ये काफी स्मार्ट होते हैं। घुड़सवार रेजिमेंट जो मतलब होते हैं वह काफी क्या होते हैं? स्मार्ट होते हैं, काफी टैलेंटेड होते हैं। वे हमेशा काले चश्मे में ही नजर आएंगे। वे हमेशा क्या आएंगे? काला चश्मे में इसलिए नजर आते हैं कि जैसे काला चश्मे में व्यक्ति को पता नहीं चलता कि सामने वाला व्यक्ति कहां देख रहा है। वो इधर भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी कहीं से भी हमला होने का डर रहता है, इसलिए उनको काला चश्मा दिया जाता है। अब ये काफी स्मार्ट होते हैं, काफी मतलब टैलेंटेड, हर जगह इनका निगाह होता है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है काफी कड़ी होती है। वो जो घुड़सवार रेजिमेंट होता है जिसको प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी प्रेसिडेंट गार्ड के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जो प्रेसिडेंट को मतलब राष्ट्रपति को, जो हमारे देश का सर्वोच्च प्रधान होता है, सबसे बड़ा नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, उसको जब सुरक्षा देना है तो ऐसा बात नहीं कि कोई भी यार अगर उठ के आया डायरेक्ट लगे, नहीं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो काफी हार्ड होती है। इनकी ट्रेनिंग क्या होती है? काफी हार्ड होती है। इनकी ट्रेनिंग काफी, और ये 2 वर्षों तक इनकी ट्रेनिंग चलती है। किसकी ट्रेनिंग चलती है? 2 वर्षों तक। घुड़सवार रेजिमेंट के जो नौजवान होते हैं, जवान होते हैं, उनकी ट्रेनिंग 2 वर्षों तक चलती है और ये काफी खतरनाक ट्रेनिंग होती है। इनमें इनको सिखाया जाता है मतलब सभी प्रकार के हथियार चला सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि बंदूक चलाएंगे तो तलवार नहीं चलाएंगे, तलवार चलाएंगे तो बंदूक नहीं चलाएंगे, नहीं, ये सभी प्रकार के हथियार चला सकते हैं। और इनका जो मेन महारत होता है, इनका जो महारत मतलब उसमें मतलब ज्यादा इनकी ट्रेनिंग फोकस की जाती है, वो होता है पैराट्रूपिंग। क्या होता है? पैराट्रूपिंग, हॉर्स राइडिंग, जो घोड़ा वाला मतलब होता है हॉर्स राइडिंग, ठीक है, उसमें इनको ज्यादा मतलब महारत हासिल होती है। इसके अलावा एक इसमें मेन पॉइंट ये होता है कि इनकी जो ट्रेनिंग होती है मुख्य रूप से सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग होती है। जैसे हमारे देश में कई सारे रेजिमेंट होते हैं, बहुत सारे रेजिमेंट ऐसे रेजिमेंट होते हैं जो देश के बाहर जाके वर्क करते हैं, बहुत सारे रेजिमेंट ऐसे होते हैं जो देश के अंदर काम करते हैं। तो ये जो रेजिमेंट होते हैं, जो घुड़सवार रेजिमेंट, प्रेसिडेंट रेजिमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट होते हैं, इनको मुख्य रूप से ट्रेनिंग दी जाती है बचाव के लिए। यानी मतलब मारने के लिए नहीं ट्रेनिंग दी जाती है, बचाव के लिए, ताकि अगर राष्ट्रपति पे सडनली कोई हमला हुआ तो आपको अब ये नहीं कि वहां पे घुस के मारा, नहीं, वहां पे जितना जल्दी हो सके राष्ट्रपति को सेव करके वहां से लेके हटना है। तो इनकी ट्रेनिंग मुख्य रूप से इस प्रकार से की जाती है। लेकिन यही अगर गोरखा कमांडो की हम लोग बात करें, अभी हमारे देश में सबसे बेहतरीन रेजिमेंट में से कौन है? ऐसे तो सारे रेजिमेंट से हम लोग के लिए बेहतर है, लेकिन सबसे बेस्ट है गोरखा रेजिमेंट, गोरखा कमांडो। अब ये गोरखा कमांडो को जो ट्रेनिंग मिलती है वो ऐसे ट्रेनिंग मतलब जैसे किडनैपिंग में ट्रेनिंग मिलेगी, जितनी जल्दी हो सके मतलब वहां से मतलब अपना काम करके आ जाने की ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब मारने की, सेफ्टी की, सभी प्रकार की ट्रेनिंग इसमें मिलेगी। लेकिन ये मुख्यतः ट्रेनिंग जो घुड़सवार रेजिमेंट को मिलता है, ये सेफ्टी के बचाने की ट्रेनिंग मिलती है। अभी नहीं कि कोई निशाना लगाया अब उसको लखेद के पूरा एकदम पीटो उसको, नहीं, वहां पे जितना जल्दी आप प्रेसिडेंट को लेके मतलब अपने सुरक्षित लेके उनको सेफ लेके आप हट जाए। तो ये इनकी मतलब इनकी जो महारत होती है वो पैराट्रूपिंग में होती है, हॉर्स राइडिंग में होती है, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि जो घुड़सवार रेजिमेंट में होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 रेजिमेंट के ही जवान जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी जा सकता, नहीं, घुड़सवार रेजिमेंट जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जो रेजिमेंट होता है, जिसको प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के भी नाम से जाता है, उसमें 3 रेजिमेंट ही जा सकते हैं, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट। यही 3 रेजिमेंट ही उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे अब जैसे मुस्लिम रेजिमेंट हो गया, फिर और कोई भी एक प्रकार से हो गया, तो अब उसमें जा नहीं सकता है। राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट से ही वहां पे मतलब चयनित किया जाता है। अब ये अलग प्रोसेस अब क्यों किया जाता है, एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा जो घुड़सवार रेजिमेंट होता है उसके जो जवान होते हैं उनकी ऊंचाई 6 फीट होनी चाहिए। अगर 1 इंच भी कम हुआ तो बाय बाय बेटा घर जाओ। यानी उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 फीट। और हमारे इंडिया में सबसे अभी तक से मतलब बेस्ट रेजिमेंट में से अभी कौन है, तो गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट अभी सबसे हमारे इंडिया में बेहतरीन रेजिमेंट है। इसके अलावा जो मतलब जो घुड़सवार रेजिमेंट होती है, इनकी पहचान जैसे पीबीजी यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की बिल्ला तो होता है, उनका पहचान तो होता है, लेकिन ये घोड़े तथा खूबसूरत पोशाक भी होता है। घोड़े तो ये हमेशा घोड़े और खूबसूरत मतलब एक खूबसूरत सा मजबूत सा घोड़ा रहता है, उसको सजाया हुआ रहता है, और इनका पोशाक भी क्या होता है, काफी खूबसूरत होता है। तो ये होते हैं मतलब राष्ट्रपति की सुरक्षा वाले घुड़सवार रेजिमेंट यानी प्रेसिडेंट गार्ड के नाम से। ये सबसे इसीलिए इसको हम ब्लू से राइट के थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से हमको एक लगा। जैसे राष्ट्रपति, जैसे हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए तो हम सभी के लिए मतलब आवश्यक है, उन सब मतलब हम सभी ही जान दे सकते हैं, मतलब उनके सेफ्टी के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए। इस मतलब इसके अलावा घुड़सवार रेजिमेंट कई सारी गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, बख्तरबंद हथियार होते हैं कई सारे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट में सेफ्टी प्रोसेस में उनका एक होता है BRT 80 वैन, VRT 80 वैन। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को ही मिलता है। अब ये BR80 वैन क्या है, तो दोस्तों BR80 वैन जो है ये रूस द्वारा निर्मित किया गया एक गाड़ी है। रूस द्वारा निर्मित किया गया क्या है, गाड़ी है। ये 8x8 पहियों की बख्तरबंद वाहक है, बख्तरबंद वाहन, और 8x8 पहियों की। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी होगी। आप इसको एक चलता फिरता टैंक भी बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, चलता फिरता टैंक भी बोल सकते हैं। अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो लंबाई 25.3 फीट, 25, ये हम लोग का जो हॉल है ना, हम लोग का हॉल 20 फीट है, यानी हम लोग के हॉल से भी लंबा है वो। 25.3 फीट इसकी लंबाई है, 9.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है और 7.5 फीट इसकी ऊंचाई होती है। यानी किसकी, BRT 80 वैन की, जो एक मतलब टैंक के बराबर होती है। मतलब वो टैंक ही एक प्रकार से आप छोटा टैंक कह सकते हैं। अगर इसके वजन की बात करते हैं 15 टन होती है। कितना टन होती है, 15 टन होती है। और ये 600 किलोमीटर तक, ये 600 यानी 600 किलोमीटर तक से यात्रा कर सकती है। यानी बाई चांस मतलब जैसे राष्ट्रपति को कहीं ले जाना, मतलब सेफ्टी के लिए रहता है, कहीं गए अचानक वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो राष्ट्रपति को उसमें मतलब उस पर गोली चलाओ, बंदूक चलाओ, उस पर कोई असर, वो एक सेफ्टी है, मतलब बुलेट प्रूफ चारों तरफ से रहता है, मतलब एक प्रकार से टैंक की तरह, तो सेफ्टी है। तो उसमें बैठा के राष्ट्रपति को लेके आया जा सकता है। तो ये 600 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, ठीक है। कौन, BRT 80 वैन, जो रूस द्वारा निर्मित की गई है, 8x8 पहियों की एक बख्तरबंद गाड़ी है। इसकी लंबाई 25.3 फीट, चौड़ाई 9.5 फीट और 7.5 फीट इसकी ऊंचाई है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी होगी। वजन की बात करें तो 15 टन होता है और 600 किलोमीटर की, और ये 600 किलोमीटर की जो दूरी है
ये जो 15 टन इसका वजन होता है, तो 600 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकती है। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बेहतरीन बात ये है इस मतलब गाड़ी की इस टैंक की, ये पानी में भी चल सकती है और ये जमीन पे भी, यानी लैंड भी है और वाटर भी है। लैंड की अगर बात करें तो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और पानी की बात करें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारा जैसे राष्ट्रपति का वेतन तथा राष्ट्रपति की सुरक्षा से मतलब इंपॉर्टेंट, अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी मतलब आगे है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, और इसके बाद इनका सुरक्षा हो गया। तो इसके टॉपिक है, अभी आगे है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों इस पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि अभी तक से भारत में हमारे टोटल कितने राष्ट्रपति हुए हैं, उनकी संख्याएं कितनी है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, यानी भारत के कुल राष्ट्रपतियों की संख्या, भारत के कुल राष्ट्रपतियों की संख्या। ऐसे दोस्तों सारे के सारे टॉपिक ही पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी तक से भारत में कुल 15 राष्ट्रपति हुए हैं। कितने राष्ट्रपति हुए हैं? 15 राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जकीर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन्ना, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, अब्दुल कलाम आजाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। 14 ही हुआ जी। एक मिनट देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जकीर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन्ना, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। 11वें, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पटना की खोजी थी, PATN, इसे पृथ्वी, एस अग्नि, त्रिशूल नाग तथा एस आकाश। इसके अलावा 12वां राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और 15वें राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू। एक मिस्टेक हो गया था। तो दोस्तों ये अभी तक से कुल हमारे देश में 15 राष्ट्रपतियों की संख्या है। आप मतलब एक पैटर्न के रूप में याद करना चाहे तो आप याद कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहां से 1 से लेकर 5 तक लर्न कर जाए। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जकीर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी, और 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जकीर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ये 5 राष्ट्रपति हो गए। उसके बाद 6 से लेकर 10 तक आप याद कर लीजिए। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन्ना, शंकर दयाल शर्मा तथा 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक याद कर लीजिए। 11वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पटना की खोज की थी। पटना शहर की खोज नहीं की थी, एक मिसाइल सिस्टम था। आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इनके पति का नाम क्या था? देवी सिंह था दोस्तों, और ये भारत की सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। 13वें राष्ट्रपति हमारे कौन थे? प्रणब मुखर्जी थी। 14वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर रामनाथ कोविंद थे, और 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। क्या कौन सी है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं तथा आजाद भारत की प्रथम महिला मतलब राष्ट्रपति के रूप में ये है। एक आदिवासी घर से संबंध रखती थे। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अगर जैसे हम लोगों ने जाना था कि जो राष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का पद कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और एक व्यक्ति कई दफा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति कई दफा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब ऐसे कोई शादी वादी फंक्शन वाला बात नहीं है कि जैसे हम शादी में गए तो वहां पे सिर्फ 2 ही मतलब गुलाब जामुन खाने हैं या फिर 2 ही समोसे खाने, ऐसा नहीं है। अब ये राष्ट्रपति कई दफा चुनाव लड़ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एक दफा। यूएसए में सिस्टम है कि आप मतलब 2 बार से अधिक नहीं लड़ सकते, लेकिन यहाँ पे इंडिया में ऐसा सिस्टम है कई दफा लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक से सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, यही एक ऐसे राष्ट्रपति बने थे तो जो लगातार 2 बार तक राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जो लगातार 2 बार या किसी तरह मतलब 2 बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे बिहार से ही थे, बिहार के ही मतलब निवासी थे। ऐसे हम सभी के सभी भारतीय हैं, उनसे मतलब रिस्पेक्ट है, सम्मान है, लेकिन ये हमारे बिहार के थे और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये 12 वर्षों तक इन्होंने मतलब राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। ठीक है। इसके अलावा जैसे फखरुद्दीन अली अहमद, ये हमारे जो इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पे, 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पे तथा 1 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुआ। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जकीर हुसैन थे, वीवी गिरी थे, फखरुद्दीन अली अहमद। एक्चुअली जो राष्ट्रपति का दोस्तों पद होता है वो काफी सम्मानित पद होता है, क्योंकि वो उसका पर्सनल एक मतलब जैसे पर्सनल खुद का पद नहीं है, वो एक देश का पद होता है। वो देश का ही नहीं मतलब देश का ही प्रॉपर पद होता है। वो एक देश के मतलब पद पे आसीन होता है, पूरे देश की जिम्मेदारी इन पे होती है। तो इन्होंने इन पे थोड़ा मतलब जैसे ये है कि जैसे जब तीसरा आपातकालीन मतलब आपातकाल लागू हुआ था तो ये कुछ जैसे मतलब शांतिपूर्ण आपातकाल तो शांतिपूर्ण होता ही नहीं है, लेकिन ये जैसे कुछ रुष्ट था। क्योंकि जैसे ये मतलब जैसे आपातकाल का एक प्रकार से अर्थ होता है कि काफी जब मतलब स्थिति गंभीर हो, 2 देशों के बीच झड़प हो या फिर 2 राज्यों के बीच कुछ मतलब बात
कोई मतलब सीरियस पॉइंट हो तभी आपातकाल। ये आपसी मतभेद के कारण तीसरा आपातकाल लगा था जो सही नहीं था, और इसका परमिशन फखरुद्दीन अली अहमद ने दिया था। उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, इस कारण इनका बहुत विरोध भी किया गया था। तो एक अलग प्रोसेस है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर कलाम साहब, यानी इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। दोस्तों एक कहावत है ना कि जैसे कोई बड़े आदमी मतलब जन्म लेते हैं तो कहीं फूल खिलते हैं, आकाश से बारिश होती है, तो शायद ये पॉइंट इन पे सच लागू होता है। क्योंकि हमको जहां तक उम्मीद है कि जब ये हमारे मतलब देश के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जो आजाद हैं, ये बहुत ही बड़ी सम्मान की बात थी कि हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में ये उभरे थे। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, तथा इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये साउथ के एक मुस्लिम घराने से संबंधित थे, तथा ये बहुत ही सिंपल घराने से मतलब संबंध रखते थे। एक बहुत ही साधारण तथा एक बहुत ही सिंपल घराने से ये संबंध रखते थे। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये हमको मतलब सबसे बेहतर इसलिए लगते हैं क्योंकि इन्होंने जब अपनी पढ़ाई की थी तो इनके पास इतना पैसा नहीं था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास इतना पैसा नहीं था कि अपने एक पीएचडी का डिग्री कर सके, पीएचडी का डिग्री पूरा कर सके। पीएचडी एक डिग्री होता है, अगर आप कर लेते हैं तो उससे डॉक्टर की उपाधि आपको मिल जाती है। तो इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी कर सके, लेकिन इनके पास इतना नॉलेज था, इतनी क्वालिटी थी, ये इतने बेस्ट थे कि 40 देश की यूनिवर्सिटी खुद इनके पास पीएचडी की डिग्री लेके आ गई कि लो भैया तुमको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम अपना पीएचडी का डिग्री ऐसे ही ले लो। ये थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और यही थे जो हमारे मिसाइल, जैसे हम लोग का जो देश है, जैसे मुख्यतः हम लोग का जो देश इंडिया भारत है, मुख्यतः 8 देशों से जुड़ा हुआ है, 8 देशों से जुड़ा हुआ है। और इसमें कुछ जैसे मजबूत जो जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, हम लोग का इंडिया भारत है, ये कुछ मतलब मजबूत देश है। और इन सभी से हमारी दुश्मनी ही चलती है। अब नेपाल है तो ये तो एक छोटा देश है, भूटान है छोटा देश है, इन लोग से दोस्ती दुश्मनी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अब इन लोग से हम लोग को मतलब झड़प चलता है, दुश्मनी चलती है। तो उस टाइम मतलब हम लोग कुछ कोई भी देश जो होता है मतलब सबसे आज के टाइम पे जैसे न्यूक्लियर पावर्स में जिस संपन्न जो देश रहता है तो वो एक मतलब सुसज्जित मतलब देश कहला जाता है। तो न्यूक्लियर पावर में, मिसाइल सिस्टम में हम लोग को कोई आगे बढ़ाने वाले थे तो यही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे। इन्होंने पटना की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों? पटना की। दोस्तों ये पटना कोई बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार नहीं है, बिहार की राजधानी नहीं है, नहीं। ये पटना एक मिसाइल सिस्टम है। पटना क्या था दोस्तों? एक मिसाइल सिस्टम था जिससे 5 मिसाइल को ऑपरेट किया जा सकता था। ठीक है, जैसे पी से हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। ये 5 मिसाइल का ये सिस्टम था पटना, और इसी को इन्होंने डेवलप किया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े मतलब गर्व की बात है। और ये 11वें राष्ट्रपति के रूप में उभरे थे। इसके बाद 12वें राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इससे क्वेश्चन ज्यादा इसलिए पूछता है दोस्तों, या फिर इनके बारे में जानकारी हमें ज्यादा इसलिए रहना चाहिए कि जो 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। इनके पहले जैसे 11 जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सब पुरुष में ही हुए हैं, लेकिन ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसके बाद 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15वें राष्ट्रपति के रूप में भी कौन उभरी हैं? द्रौपदी मुर्मू। कौन उभरी हैं? द्रौपदी मुर्मू। ये जो द्रौपदी मुर्मू है जो एक मतलब जैसे एक मतलब आदिवासी परिवार से संबंधित रखती है। और ये भी दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि एक आदिवासी परिवार से संबंधित रखने वाली महिला आज हमारे देश के सबसे बड़े ऊंचे पद पर आसीन है। वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और अभी वर्तमान में यही हमारी राष्ट्रपति है। तो ये कुल हमारे जैसे राष्ट्रपतियों की संख्या है। टोटल 15 राष्ट्रपति हुए थे। इसमें मेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे हम लोग का जैसे 15 अगस्त 1947 में आजाद हम लोग का देश हुआ था, 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। तो उसके बाद और जो हम लोग का संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 26 जनवरी 1950 को लगा था। तो उस टाइम से लेके अभी तक से कुल 15 राष्ट्रपति हमारे देश में हुए हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक फर्स्ट ऐसे राष्ट्रपति जो हमारे बिहार के, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये जो अभी तक से मतलब प्रथम राष्ट्रपति भी थे, और ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ये 2 बार उपराष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार उपराष्ट्रपति था, 1 बार राष्ट्रपति के पद पर है। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो ये हमारे राष्ट्रपति हैं। अब जैसे राष्ट्रपति का पद होता है तो ये इसके कुछ अधिकार तथा इसकी कुछ शक्तियां भी होती है, कुछ ताकत भी होती है। तो
राष्ट्रपति के अधिकार तथा शक्तियां, राष्ट्रपति के अधिकार तथा शक्तियों की बात करते हैं उसमें सैनिक शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सैनिक शक्ति का अर्थ ये प्रकार से होता है कि वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्टल गार्ड, ये सभी सैनिकों का मुखिया होता है। जो फोर्सेस होते हैं, जो संगठन होता है, जो सैनिक होता है, उसका मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। इसके अलावा राजनैतिक शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजनैतिक शक्तियां भी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। अब राजनैतिक शक्तियां है क्या? तो राजनैतिक शक्तियों का अर्थ एक प्रकार से ये होता है कि जब दो देशों के बीच संबंध हो, जब दो देशों के बीच भाईचारा हो, चाहे किसी टॉपिक पे भी वो बात हो, चाहे बिजनेस के पर्पस से बात हो, संबंधों के पर्पस से बात हो, या फिर मतलब ताकत के पर्पस से बात हो, तो ये हमारे राजदूत ही करते हैं। यही राजनैतिक शक्तियां होती हैं। राजनैतिक शक्तियों का अर्थ एक होता है कि जितने भी हमारे दूसरे देश के साथ समझौता हो, भाईचारा हो, ये राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है, उन्हीं के मुहर पे, उन्हीं के साइन पे किया जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि कई सारे देश हैं, राष्ट्रपति का मतलब इंटरनल भी अपना ख्याल रखना पड़ता है, अपने देश को भी देखना है। अब वो हर वक्त तो मतलब ऐसा नहीं ना पाकिस्तान चला जाएगा, चाइना चला जाएगा, अफगानिस्तान चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, नहीं। तो ये अपने स्थान पे राजदूतों को नियुक्त करते हैं। विदेशों के भी जो राजदूत होते हैं वो भारत में नियुक्त होते हैं, तो वो राष्ट्रपति ही मतलब उनका देखरेख अनुमोदन करता है। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो विदेशों में नियुक्त होते हैं, वो भी राष्ट्रपति ही देखरेख करता है। तो ये काफी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब जाहिर सी बात है कि कोई अच्छा राजदूत नहीं हो, अब कुछ पगलेट टाइप का, कुछ बुरा टाइप का राजदूत होगा तो दो देशों के बीच संबंध स्थापित करने के जगह झगड़ा भी लगा देगा। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है राजनीतिक शक्तियां। इसके बाद आपातकालीन शक्ति, इसके बाद क्या होती है? आपातकालीन शक्ति। एक्चुअली दोस्तों जैसे ये हम लोग पहले वीडियो बनाए थे ना, उसी के ये सेकंड पार्ट है। तो पहले वीडियो में हल्का फुल्का हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो आपातकालीन शक्तियों का अर्थ एक प्रकार से होता है कि राष्ट्रपति के पास, सिर्फ राष्ट्रपति के ही पास ऐसा ताकत होता है जो आर्टिकल 19 को खारिज कर सकता है। अब आर्टिकल 19 क्या है? तो इसके बारे में जैसे हम लोग पहले वीडियो में देखे थे, आप लोग से देखिए एक रिक्वेस्ट है। अब जैसे हम अपनी तरफ से पूरा राष्ट्रपति, हम पहले भी बोले थे, अभी भी इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रपति 1 ग्राम 2 ग्राम या 10 ग्राम का कोई टॉपिक नहीं है, 100 ग्राम का कोई टॉपिक नहीं है। प्लेट में समोसा है या प्लेट में मतलब गुलाब जामुन है, 1 कप कॉफी पी लिए, नहीं। राष्ट्रपति हमारे देश के सबसे बड़े पद में से, तो उनका मतलब जैसे काफी अधिकार, शक्तियां, उनका वेतन, रिटायरमेंट, उनकी संख्या, इन सभी काफी लंबा प्रोसेस है। तो इसमें से हम बहुत प्रयास किए हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आप लोग को बताएं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जब तक से शुरू से दोस्तों नहीं देखिएगा ना, समझ में नहीं आएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहला वीडियो देखिए, ताकि इससे काफी आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए। तो आपातकालीन शक्ति का एक प्रकार से अर्थ होता है कि वह शक्ति जो आपातकाल के समय लगाई जाए। आपात का अर्थ होता है सब बंद, ऑल सिस्टम इज क्लोज। आर्टिकल 19 ही बंद हो जाता है, जिसके तहत हमको कुछ मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, वो बंद हो जाएगा। जैसे अब डायरेक्ट आपातकाल, जैसे मान लीजिए जैसे दो देशों के बीच झगड़ा होता है। अब जैसे पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का झगड़ा हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा होगा, तब जाहिर सी बात है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, इंडिया की सेना है, एयरफोर्स ने भी मतलब जो भी एक तरह से आर्मी, जो भी एक प्रकार से, तो एक ही जगह पे नहीं ना है जी। अब उसको फिक्स नहीं पता है कि यहाँ पे मतलब जैसे इस एरिया में मतलब हमको पाकिस्तान से हमला होगा तो कंटिन्यू वहां पे मतलब बुरिया बिस्तरा लेके बैठे रहेंगे, नहीं। अब वो कई सारे कैंप है, कई सारी जगह है। अब यहां से उठ के जितनी जल्दी हो सके टैंक्स जाएगा, सैनिक जाएगा, अब उस स्थान पे जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जैसे कहीं समारोह होगा, कहीं मतलब मार्केट खुला रहेगा, कहीं मंदिर में काम होगा, कहीं मस्जिद में काम होगा, कहीं और सिस्टम होगा, कहीं फंक्शन होगा, शादी हो, कहीं दुकान लगा रहेगा, तो आर्मी को प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम देश का प्रॉब्लम होता है। तो इस कारण आपातकाल लगा दिया जाता है, ताकि उन लोग को मतलब आर्मी लोग को जाने में सुविधा हो, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। इसमें सारे सिस्टम, स्कूल बंद कर दिया जाएगा, मॉल बंद कर दिया जाएगा, छोटे मोटे दुकानें बंद कर दी जाएंगी, रोड बंद कर दिया जाएगा। और इससे एक ये भी स्पाई जो सिस्टम होता है, जो स्पाई सिस्टम मतलब एक प्रकार से कहा जाए, अब जैसे जाहिर सी बात है कि जैसे जासूस कैसे अपना काम करते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के साथ हम लोग का झगड़ा हुआ तो पाकिस्तान का जासूस आएगा, अब वो देखेगा कि कहां भीड़ भाड़ है, उसी में घुस के बैठ जाएगा, वो अपने ही देश का 4 शिकायत करेगा, तो सबको लगेगा कि हाँ यो हिंदुस्तानी है। अब जितना सारा राज है हम लोग उसके सामने बोल देंगे। तो इसलिए जासूस के लिए भी ये मतलब प्रोसेस हो जाता है। वो जैसे सब घर पे रहेगा, आपातकाल लगेगा, वो कहीं घूमेगा भी तो कहाँ घूम रहा है, आर्मी पकड़ लेगा, तो जासूसी वर्क, स्पाई वर्क भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आपातकाल लगता है। और ये आपातकाल कब किसके द्वारा लगाया जाता है? इसकी शक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही पता है, राष्ट्रपति के पास ही होती है। उसके बाद विधायी शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है, मनोनयन की शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति होती है। क्षमादान की शक्ति का एक प्रकार से अर्थ होता है कि कोई अगर व्यक्ति को मतलब सजा है, लेकिन अगर जैसे अपने सजा मतलब जैसे वो अच्छा मतलब है, या फिर उसको गलती का एहसास हो गया है, या फिर कोई महिला है, गर्भवती महिला है, या फिर मतलब उनको सजा है, कुछ परेशानी हो रही है,
तो राष्ट्रपति या तो उसको कम कर सकता है या तो उसको खत्म कर सकता है। अब ये भी मतलब इसके भी प्रोसेस होते हैं। तो एक हमारा हो जाएगा क्या, प्रविलंबन, परिहार तथा लघुकरण। प्रविलंबन, परिहार तथा लघुकरण। अब ये प्रविलंबन होता क्या है, तो प्रविलंबन जो होता है जैसे इसमें मतलब सजा और बंदीकरण को दोनों को मुक्त करिए, इन्हें डायरेक्ट अगर जैसे मतलब पूर्णतः इसको छूट दे दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रविलंबन। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई गलती किया, उसको सजा मिली लेकिन उसका रवैया अच्छा है, मतलब अपने मतलब जैसे राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट किया, उसका रवैया अच्छा है और मतलब जैसे वो बेहतर वर्क किया, मतलब अपने आप में सुधार कर लिया, उसको गलती का एहसास हुआ, तो उसको पूर्णतः मुक्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, पूर्णतः मुक्त। परिहार का अर्थ ये होता है कि सजा को बदलकर कम कर दिया जाता है। सजा को बदलकर क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, वो किसी का कत्ल कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जैसे फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन अब जैसे प्रेग्नेंट है, मतलब बच्चे, मतलब समझ रहे ना आप, मतलब कोई दिक्कत परेशानी उसको हो रहा है, तो उसको सजा को बदल दिया जाएगा। सजा को खत्म नहीं किया जाएगा, सजा को बदल दिया जाएगा। अब फांसी की सजा है तो उसको कठोर कारावास की सजा दे दी जाएगी। तो उससे मतलब कैसे होता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना मामा से काना मामा अच्छा, जहां पर मामा जी नहीं है वहां पे काना मामा मिल गए तो अच्छे होते हैं। तो ये सजा को बदल वही परिहार होता है। और लघुकरण का अर्थ होता है कि जैसे सजा कोई भी, जैसे 2 साल का या 10 साल का आपको कारावास मिला है, तो उसको कम करके 4 साल का ही कारावास कर दिया जाएगा, 2 साल का ही कारावास कर दिएगा। तो ये लघुकरण होता है। तो ये क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के मतलब जिम्मे होती है, उसका अधिकार होता है क्षमादान का। अब ये कितने प्रकार से होता है, तो प्रविलंबन द्वारा किया जाता है, परिहार द्वारा किया जाता है तथा लघुकरण किया जाता है। नियुक्ति संबंधी कार्य, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, नियुक्ति संबंधी अधिकार। संबंधी अधिकार, अब जैसे राष्ट्रपति के ऊपर एक और जिम्मेदारी, एक और अधिकार होता है, नियुक्ति संबंधी अधिकार। अब ये नियुक्ति संबंधी अधिकार होता क्या दोस्तों, नियुक्ति संबंधी अधिकार होता क्या है, तो दोस्तों इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसी ताकत होती है जैसे कुछ लोगों की नियुक्ति करता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री के आधार पर चुने गए मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, सर्वोच्च तथा उच्च मतलब न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, राज्यपाल होते हैं, राजदूत होते हैं, राजनयिक होते हैं, ये सभी की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। वो कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति ही करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके भी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। तो यही होता है नियुक्ति संबंधी अधिकार। यही क्या होता है दोस्तों, नियुक्ति संबंधी अधिकार। जैसे अब जैसे मतलब जैसे ये अधिकार तथा शक्तियों का, जैसे मतलब जैसे सैनिक शक्ति हो गया, तो सैनिक शक्ति में जैसे मतलब जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मतलब इस पे इसके जो मुखिया होंगे, इसके जो पूरा कमांड होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा। राजनीतिक शक्तियां मतलब दो देशों के बीच जो मतलब राजनीतिक जो भाईचारा का जो सिस्टम होता है, भाईचारा की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकालीन शक्ति, अच्छा हाँ, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का भी दोस्तों अधिकार होता है। अब ये विधायी शक्तियां होती क्या है, विधायी शक्तियां होती क्या है, जैसे हम लोग का जैसे जो इंडिया में जो हम लोग का मतलब संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, मतलब जो संसद का मतलब जैसे संसद को मतलब संसद है, तो इसको चालू करने तथा जैसे संसद कोई 100 ग्राम 150 ग्राम का चीज नहीं जी, भारत के मतलब जैसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित मतलब सदन में से एक है संसद भवन, भवन में से एक है संसद भवन, ठीक है। तो इसको शुरू करना तथा इसको भंग करने की मतलब और किसी के, सिर्फ राष्ट्रपति के पास ताकत होती है। आपातकालीन व्यवस्था में उसको भंग भी किया जा सकता है। ये किसके मतलब अधिकार से किया जा सकता है, राष्ट्रपति के ही अधिकार से। इसके अलावा जैसे मतलब विधायी शक्तियों में मतलब संसद को भंग करने के, प्रवाहन करने के मतलब अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसके अलावा धन विधेयक, धन विधेयक का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। दो राज्यों के बीच जो मतलब भाईचारा होता है या फिर दो देशों के बीच ही मतलब जैसे राजनीतिक मतलब शक्तियों में जैसे हो जाएगा कि दो देशों के बीच के भाईचारा, और ये दो राज्यों के बीच के भाईचारा, कोई झड़प हो गया, कोई व्यापार हो गया, कोई शांति का प्रस्ताव हो गया, तो ये मतलब इसकी जो मतलब ताकत होती है ये विधायी शक्तियां कहलाती है, जो इनके पास होती है। किनके पास, राष्ट्रपति के पास। उसके बाद होता है मनोनयन की शक्ति। उसके बाद क्या होता है, मनोनयन की शक्ति। मनोनयन शक्ति का अधिकार एक प्रकार से ये होता है कि जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं वो मतलब जैसे 12 व्यक्तियों को क्या करते हैं, 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। इस मनोनयन के शक्ति के अधिकार के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता है कि 12 व्यक्तियों को मतलब राज्यसभा में नामजद कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है। ये जिम्मेदारी क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, पत्रकारिता हो गया, इत्यादि इत्यादि के मतलब जो मतलब व्यक्ति होंगे उसको राज्यसभा में नामजद कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। तो ये होता है मनोनयन शक्ति। क्षमादान की शक्ति जैसे आप लोग समझ ही गए कि अब जैसे किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसके भी 3 प्रोसेस होते हैं। प्रविलंबन हो जाएगा, परिहार हो जाएगा तथा लघुकरण हो जाएगा। प्रविलंबन में बंदी तथा दोषी को दोनों को मुक्तकरण कर दिया जाता है। परिहार में सजा को बदलकर कम, जैसे कठोर जो
मतलब सजा है उसको कम करके कठोर ही सजा में लेकिन कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और इसमें लघुकरण में सजा के रूप को छोटा कर दिया जाता है, सजा को बदला नहीं जाता है। अब जैसे परिहार में जैसे कंफ्यूजन होता है कि परिहार में अगर आपको फांसी की सजा मिली है तो आपको आजीवन कारावास की सजा, वो भी सजा कठोर है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको बदला जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है दोस्तों? बदला जा सकता है। लेकिन लघुकरण में बदला उसको लघु कर दिया जाता है अर्थात छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारा नियुक्ति संबंधी अधिकार हो गया, राष्ट्रपति किन किन का नियुक्ति करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के मालिक होते हैं, एक बड़े ही पद पे बैठे होते हैं, तो उनके पास जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। तो कभी कभी ऐसी बात, पॉइंट उन्हीं का रहेगा, पॉइंट जो रहेगा उन्हीं का रहेगा, लेकिन उनको भी जैसे कभी कभी किसी पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन हो जाता होगा कि हम इसके मतलब यहाँ पे मतलब इसके लिए हम क्या करें या फिर क्या ना करें। तो इसके लिए राष्ट्रपति अगर चाहे तो राष्ट्रपति परामर्श भी ले सकते हैं, यानी परामर्श मतलब सुझाव ले सकते हैं। कैसे? हम ही लोगों के साथ कोई सिस्टम होता है तो अपने मम्मी से पापा जी से हम लोग मतलब परामर्श लेते हैं, तो उसी तरह का राष्ट्रपति जो होता है ये सुझाव भी ले सकते हैं, लेकिन ये उस सुझाव को मानने को बाध्य नहीं है, वो सिर्फ सुझाव लेंगे, करेंगे वही जो इनको उचित लगेगा, इनके माइंड में आएगा। तो अब ये जो सुझाव, अब ऐसी तो बात नहीं है किसी से भी 11-11 से चलते हुए ले ले, नहीं। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो मतलब जज होते हैं लोग उच्चतम न्यायालय के, कोर्ट के, उससे राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। उससे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं, उनसे मतलब सुझाव ले सकते हैं कि मतलब हम आगे क्या करें। तो दोस्तों ये थे जैसे हमारे भारत के कुल राष्ट्रपतियों की संख्या तथा भारत के जो मतलब राष्ट्रपति उनके अधिकार तथा शक्ति है, एक छोटा प्रोसेस है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार, राष्ट्रपति एक बड़ा टॉपिक है। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि इसमें सिर्फ वही पॉइंट में डालो जिससे मतलब, देखिए मैं कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं हूं, मैं भी एक, नाउ दिस टाइम आई एम आल्सो अ स्टूडेंट, मैं भी एक विद्यार्थी ही हूं। तो मुझे जितना तक समझ में और ऐसे मैंने उन्हीं टॉपिक को मतलब टच किया है जो मतलब जैसे ठीक हो, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो ये है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब एक बहुत ही बड़ी अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो मतलब कैसे, इसमें हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, क्या क्या मतलब सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई बड़े प्रोफेसर से, नहीं, हम भी अपना पढ़ाई करते, तैयारी करते हैं। तो अगर इसमें कहीं कमी रह गई, मतलब कहाँ मिस्टेक हुआ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। और चूँकि चैनल नया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।